बच्चे मन के सच्चे क्वेश्चन पूछते अच्छे अच्छे। तो कुछ बच्चे होंगे जिनने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा पहले। सॉलिड स्टेट जब तुमने पढ़ा होगा तो एक वर्ड आ गया होगा जिसका नाम था बोर मैग्नेटॉन, और तभी से तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होगा भैया बोर मैग्नेटॉन क्या है। तो मैंने कहा था कि जस्ट वेट करो, फिजिक्स में इसका हर चीज़ क्लियर कर देंगे। तो आज वही समय वही घड़ी आ चुकी जहाँ वो डाउट्स तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि बोर मैग्नेटॉन होता क्या है। तो देखो जस्ट वेट, हम लोग क्या करते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम है हाइड्रोजन एटम। तो अपन में अपने दिमाग से नहीं चलाना है, बोर की बातें सुननी है। बोर ने कहा कि हाइड्रोजन लाइक एटम ले लो, तो हम क्या कहते हैं हाइड्रोजन ही ले लेते हैं। हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से होता है कि उसके पास एक प्रोटॉन होता है और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। क्या समझे? इतनी सी सस्ती सी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आई है या नहीं आई है? यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। इसके पास प्रोटॉन है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा -1.6 × 10⁻19 कूलाम चार्ज। अब देखो सिंपल सी बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है सर्कल में घूम रहा है तो एक सर्कल ही बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस सर्कल का कुछ ना कुछ फिर एरिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया हो जाएगा ए। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। और तुम एक चीज़ और अच्छे से जानते हो कि जैसे करंट कैरिंग लूप हो या फिर कोई चीज़ जब सर्कल इस तरीके से आता है क्वेश्चन, तुम जानते हो कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है I/A। आई बेसिकली क्या होता है कि इस लूप में कितना करंट है, मतलब अगर मान लो ये लूप है तो इसमें कितना करंट है, और आई होता है कि ये जो करंट ये घूम रहा है तो उस लूप का क्या एरिया है। समझे कि नहीं समझे? तो जस्ट वेट, अपन क्या मान के चलते हैं कि अपन मान के चलते हैं कि हाइड्रोजन एटम है और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या समझे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखो तुम्हें कुछ इस तरीके से देखना है, अगर ये मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसका मान लो इस पर मान लो यहाँ है तो हम क्या करेंगे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। जैसे ही हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली टेंजेंट क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर वेलोसिटी। मान लो बी वेलोसिटी का ये रहा डायरेक्शन और ये रहा इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। हम क्या कहेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट है। अगर तुमसे कोई कहे कि बताओ जो करंट है उसका डायरेक्शन क्या है, तुम कहोगे क्लॉकवाइज। और अगर तुमसे कहे कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या, इलेक्ट्रॉन या बात करें चार्ज का डायरेक्शन क्या है, तो चार्ज का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। इन बातों को याद रखना, आगे बहुत काम आएंगी। समझे कि नहीं समझे? तो अब बात जैसे चली ही गई है तो बात चली है तो दूर तक जाएगी ही। तो हम क्या बात करते हैं कि बताइए भैया इसका जो करंट है आई है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो करंट बेसिकली क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो बेसिकली बात है कि जब करंट जिस इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाएगा तो बेसिकली करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो हम कहेंगे बताओ बेटा इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज क्या हो, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई हो जाता है और टाइम मतलब कितना लगा, टाइम पीरियड। सिंपल सी कहानी है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πr/b, मतलब बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। या फिर जस्ट इस तरीके से कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2πr/t। ये 2πr बेसिकली क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ द कर्व पाथ। जो सर्कल में जा रहा है ना इसका सरकमफ्रेंस बोलो या पैरामीटर। सर्कल का पैरामीटर क्या होता है 2πr, और यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना लगा t। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी को हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है। जस्ट सस्ती बात इस तरीके समझते हैं। तो आखिरकार टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया है 2πr/b।
इसी को लेकर यहाँ पटक दो तो हम क्या देखेंगे कि फॉर्मूला बना E/2πr/b। इसे खोपड़ी को खड़ा कर दो तो EB/2πr। तो बेसिकली करंट की वैल्यू कितनी है, I इक्वल टू होता है EB/2πr। तो इतनी सस्ती सी सिंपल सी बात समझ चुके हैं। अब देखो करंट की वैल्यू निकाल ली है। अब मैं तुमसे कहूँ कि बताओ बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या होती, I इंटू ए, यही होती कि नहीं होती है। I अपने ये निकाल लिया है, एरिया अपन जानते हैं तो सिंपल सा रख देंगे। लेकिन जस्ट वेट, यहाँ तुम्हें एक बात थोड़ी ध्यान रखनी है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि जो हाइड्रोजन एटम है वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में घूमता है, तो इस ऑर्बिट का बेसिकली नाम क्या होता है, इस ऑर्बिट का नाम होता है के। क्योंकि भैया देखो हमें मूर्ख नहीं बना सकते हो कि हम तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो बेसिकली जो ये इलेक्ट्रॉन है के ऑर्बिट में घूम रहा है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का कौन सा मोशन है, ये ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिट में घूम रहा है इसलिए ऑर्बिटल मोशन। तो इसी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का हम क्या नाम ले सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं ऑर्बिटल स्पेलिंग देखते रहना, गलती होती रहती हैं। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट बेसिकली है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ही, लेकिन बेसिकली ऑर्बिट में घूम रहा है इसलिए हमने इसका नाम रख दिया ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एल। तो इसकी वैल्यू होती है म्यू एल इज इक्वल टू I इंटू ए। आई की वैल्यू चिपकाओ क्या है अपने पास है EB/2πr इंटू एरिया की वैल्यू क्या है πr²। अब देखो यहाँ कोई कट्टम पिट्टम हो रही है कि नहीं हो रही है। हम देखते हैं पाई से 4 पाई गया, r से एक r गया, तो अपने पास फॉर्मूला क्या आता है, अपने पास आता है EBr/2। क्या समझे। तो हमारे पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट को जो फॉर्मूला आया वो आया है EBr/2। क्या समझे। तो अपन ने बेसिकली क्या किया, अपन ने निकाल लिया है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। अब किसी के दिमाग में आ रहा हो कि भैया आप डायरेक्शन के बारे में और बता दीजिए, तो मैं क्या कहूँगा कि भाई अपना पुराना सस्ता वाला तरीका है कि राइट हैंड यूज़ करेंगे। करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो डायरेक्शन हो जाएगा इस साइड में। तो हम क्या बोलेंगे कि हम ये बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, या बोलेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है, उसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड। क्या समझे, डाउनवर्ड। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो ये रहा डाउनवर्ड, समझे कि नहीं समझे। ये मैन के अंदर की बात है, यहाँ से निकल रहा है, मतलब नीचे वाला फेस नॉर्थ होगा, ऊपर वाला फेस साउथ होगा। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो एक बार मैग्नेटिक फील्ड वाली जो मैग्नेटिक चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाली वीडियो है उसको एक बार देख लेना, तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ तक तो कहानी ख़त्म हो, अभी कहानी इसके बाद शुरू होती है। देखो बेसिकली आखिरकार ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो आखिरकार यहाँ बात आएगी किस बात की, एंगुलर मोमेंटम की। क्योंकि अगर कोई बॉडी लीनियरली मोशन करती है तो वहाँ आती है लीनियर मोमेंटम की बात। अगर कोई बॉडी एंगुलर मतलब सर्कल में मूव करेगी तो वहाँ कौन सी बात आएगी, एंगुलर मोमेंटम की बात। तो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू मास वेलोसिटी इंटू r। मतलब मास उसका जो सर्कल में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी और उस सर्कल का रेडियस। क्या समझे। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। और एक बात और बता दें कि ये भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और तुमने जैसे ही इसका नाम सुना होगा वेक्टर क्वांटिटी तो वैसे ही तुम्हारे दिमाग में आएगा कि भैया इसका ज़रा डायरेक्शन भी बता दीजिए। तो मैं कहूँगा बेटा जस्ट वेट, हम बताएंगे डायरेक्शन इसका क्या होगा। मैं ये कहूँगा कि मैं डायरेक्शन समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या करना है, उससे पहले जस्ट एक सिंपल सी बात समझ लेना है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है
आर क्रॉस पी। आर होता है इसका मतलब पोजीशन वेक्टर, ये सेंटर या बोल से रेडियस वेक्टर, इसका डायरेक्शन हो तो इस डायरेक्शन में। और ये मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ मास हो, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो इसका होगा कुछ ना कुछ लीनियर मोमेंटम, ये होगा लीनियर मोमेंटम। अब मेन बात आती है कि इसके डायरेक्शन पे, तो मैं क्या कहूँगा कि इसमें लगाओ राइट हैंड रूल। देखो थंब का डायरेक्शन क्या होगा कि जो डायरेक्शन होगा इस पहले वाले का, थंब जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये जा रहा है। दूसरा क्या है, लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन होगा अपवर्ड। तो हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि इसका डायरेक्शन होगा अपवर्ड, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है क्या हो जाता है, L इज इक्वल टू आर पी एम बी, और ये वही रखा है। तो हम क्या कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रहा है तो इसके एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है अपवर्ड। क्या समझे? यहाँ तक सस्ती सी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आई है या नहीं है? अगर यहाँ तक नहीं आ रही तो मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जहाँ से भी मिस हो रही बात उस बात को क्या कर लो, एक बार रिवाइज करके 2-3 बार देख लो, कोई बहुत अच्छा सा आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि हम कहेंगे कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नॉर्मल टू द दिस एरिया। समझे कि नहीं समझे? और देखो ये बेसिकली किसका डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है एंगुलर मोमेंटम का, जबकि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है डाउनवर्ड। याद रखना, बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अब हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आता है mb/r। ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो, तो म्यू L अपॉन L इज इक्वल टू EBR अपॉन 2 अपॉन MB अपॉन R। तो EBR अपॉन 2 MBR कट्टस पिट्टस कर दो, इसका फॉर्मूला आएगा E अपॉन 2ME। बेसिकली यहाँ कौन रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए बेसिकली मास किसका होगा, मास होगा इलेक्ट्रॉन का। तो क्या समझे? और देखो सुनो, इन दोनों के रेशियो को हम एक नया अच्छा सा सुंदर सा नाम लेते हैं। इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो। क्या बोलते हैं, गायरो मैग्नेटिक रेशियो। और इस रेशियो की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू निकलती है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उसका मास डिवाइड कर निकाल लोगे तो पूरा सॉल्व करके लाओगे तो इसकी वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी 8.8 इंटू 10 की पावर 10 कूलाम पर केजी। समझे कि नहीं समझे? कितना अच्छा है, 8.8 10 की पावर 10। तो हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि म्यू एल, इसको बोलते हैं क्या, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एल। एल बेसिकली क्या है, एंगुलर मोमेंटम, इस इक्वल टू होता है ई अपॉन 2ME। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है कि म्यू एल इज इक्वल टू ई 2ME एल। देखो ये जो एल है ना, मैं कहूँगा कि इसको तुम कैपिटल लिखो तो बेहतर है, क्योंकि कई बच्चे इसको लेंथ समझ लेते हैं, लेंथ नहीं समझना बेटा। ये बेसिकली क्या है, ये है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किसका, इलेक्ट्रॉन का, जो रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ को अगर वेक्टर फॉर्म में तुम लिखना चाहो तो क्या होगा। देखो अब बताएं, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन अपवर्ड है, मतलब इसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, और इसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड। तो जब तुम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो जस्ट यहाँ नेगेटिव साइन लगा देना, 2ME L। ये रहा क्या, वेक्टर फॉर्म में। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि एंगुलर मोमेंटम का और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट का दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। देखो बेटा थोड़ी सी कहानी और सुन लो। देखो तुम्हें एक चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम।
एंगुलर मोमेंटम का जस्ट अगर सिंपल सा फॉर्मूला देखें तो इसका होता है आर क्रॉस पी। मतलब अगर हम और आगे देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 11th क्लास की बात है, ये हो जाता है आई ओमेगा। अगर हम अगर मान लो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे देखते हैं, मान लो वो तो क्वांटम फिजिक्स इन सब के बेसिस पे देखते हैं, तो बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू क्या, एन एच अपॉन 2 पाई। इसको तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कहाँ, केमिस्ट्री में। नहीं पढ़ा तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्या समझे, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है। एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, एन होता है जो बेसिकली बताऊंगा कि एन बेसिकली होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब कौन से ऑर्बिट में है, और पाई तो पाई होता है, उसमें कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू ई अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस एल की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो तो एन एच अपॉन 2 पाई। जब तुम इसको पुट करोगे तो क्या करोगे, देखो एन बाहर निकाल लो, ई एच ई अपॉन 4 पाई एम ई। देखो इसको अपन याद करेंगे बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। हम क्या कहेंगे कि म्यू एल या फिर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू हैन, एच ई एन, एच ई एन। हैन किसके नीचे है, 4 पाई के नीचे है, जिसका मास है एम ई। तो जस्ट अभी दिमाग में याद आ गया तो मैंने सोचा बता दें, कोई बड़ी उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देखो एच क्या है, एच है प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन है कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अगर मान लो के में कर रहा है तो एन की वैल्यू 1 है, एल में कर रहा है तो एन की वैल्यू 2 है, एम में कर रहा है तो एन की वैल्यू 3 है। इस तरीके से के एल एम एन याद हो तो ये रहा तुम्हारे पास जनरल सा। ये बेसिकली क्या है, ये है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। बड़ा घुमावदार है कि नहीं है, दिमाग घूम गया होगा। अब तुम कहोगे भैया इतनी लंबी लंबी कहानी आपने पढ़ा डाली है, लेकिन बोर मैग्नेट्रॉन के बारे में तो आपने अभी तक बात ही नहीं करी है। क्या कहोगे, तुम कहोगे भैया बोर मैग्नेट्रॉन के ऊपर तो आपने अभी तक बात क्यों नहीं करी है। मैं कहूँगा बेटा ज़्यादा गुस्सा ना हो, हम करेंगे, पढ़ाएंगे, घबराओ नहीं। इतना समझ लिया बहुत है, आगे भी अपन पूरा समझेंगे। तो मैं कहूँगा ज़्यादा गुस्सा नहीं होना है। डेफिनेशन देख लो कि बोर मैग्नेट्रॉन की आखिर का डेफिनेशन क्या होती है। इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो सिंपल सी बात ये है कि जो हाइड्रोजन है ना एटम, उसमें जो इलेक्ट्रॉन के सेल में घूम रहा है ना, उस समय मैं के सेल में यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी, या फिर बोल सकते हैं कि म्यू एल की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मिनिमम वैल्यू मतलब एन की वैल्यू 1 रखना, या फिर बोल सकते हैं कि फर्स्ट सेल में किसी इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी। जस्ट इतनी सी बात थी। तो हम क्या रखेंगे कि म्यू एल, या फिर बोलते हैं म्यू बी से भी इसे डिनोट करते हैं, इसे मिनिमम, बेसिकली मिनिमम लिखते हैं, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एच अपॉन 4 पाई एम ई। इसे एन की जगह 1 रखना था बस, और कुछ नहीं। इन सब की हमारे पास एक वैल्यू होती है और इसका एक फिक्स्ड वैल्यू आती है। देखो इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 4 पाई 3 इंटू 14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। इसको जब तुम सॉल्व करके लाओगे तो इसकी वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 9.27 इंटू 10⁻24।
यूनिट में तुम्हें परेशान नहीं होना। तुम्हें एक बात हमेशा याद होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है और बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, उसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब बच्चों को आई होगी गुस्सा, बच्चे को आई होगी गुस्सा। तुम कहोगे यार इतना पूरा रायता फैलाया है, क्या हम इससे पहले भी तो निकाल सकते थे। तुम कहोगे देखो आपने घुमा फिरा के ही कहानी लाए थे कि नहीं लाए थे। तुम कहोगे भैया हम म्यू एल इज इक्वल टू ई बी आर अपॉन 2 से भी तो निकाल सकते थे कि नहीं निकाल सकते थे। हम कहेंगे कि निकाल सकते थे बेटा, लेकिन इसकी पता है क्या तुम्हें, ये वैल्यू पता है क्या तुम्हें, नहीं है ना। अब इन्फॉर्मेशन मिल गई, बहुत बड़ी बात है। आज से 100 साल से पहले की ये है बोर मैग्नेट्रॉन की कहानी, इसलिए उस समय इतनी चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो इसलिए हमने इन सबको देखो, हमने जो वैल्यू निकाली कैसे निकाली है, इसके जानते थे, इसकी जानते थे, इसकी जानते थे, इसकी जानते, इसकी जानते थे। अब ये आर एटॉमिक रेडियस के में परेशान, जो इलेक्ट्रॉन उसकी वेलोसिटी में परेशान। तो इस सब परेशानी दूर करने के लिए हमने इस पूरे को इस सब में कन्वर्ट किया था। इसलिए तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जो गुस्सा आ रही थी वो यहाँ ख़त्म हो गई होगी। अब कोई कहेगा नहीं भैया देखो इसी का एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी था, आइए इस तरीके से निकाल सकते, लेकिन ये सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए थी। यही थी सबसे आसान इन्फॉर्मेशन, तो अपन ने जल्दी कर ली है। क्वेश्चन करते हैं आईआईटी का। आईआईटी में भी आ चुका है और सीबीएसई में भी आ चुका है। देखो आईआईटी में आया था 1888 में, नहीं 1988 में, और इसके 10 साल बाद एक आया था कहाँ, सीबीएसई में 98 में। मतलब तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, सिंपल सी बात ये है। तो उसमें कहा गया कि एन इलेक्ट्रॉन इन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस, मतलब रेडियस की वैल्यू उसने प्रोवाइड कर दी है, कितनी है 0.5 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मूवमेंट एम की वैल्यू निकाल ली है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इतना, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी उसने प्रोवाइड कर दी है। फ्रीक्वेंसी कितनी प्रोवाइड करी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तुम्हारे पास है वो है 10 की पावर 10 मेगा हर्ट्ज। देखो मैं कहूँगा कि तुम्हें इसमें बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है, सब कुछ बहुत ही आसान फार्मूला है। देखो बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला आता है आई इंटू ए। क्या जानते, आई इंटू ए। इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है कि अब देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटू टी, क्या समझे, ई अपॉन टाइम पीरियड। तो क्या होता है, आई इक्वल टू होता है ई फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो ई फ्रीक्वेंसी, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। सब कुछ वैल्यू प्रोवाइड है। एम इक्वल टू ई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तुम्हें रखनी है। मेगा हर्ट्ज है, मतलब 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 16। पाई की वैल्यू 3.14, और आर क्या है, एटॉमिक रेडियस है, तो रखो 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर। तो सॉल्व करके जो भी लाओ वैल्यू, अपन को उससे मतलब नहीं है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.256 इंटू 10 की पावर माइनस 23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया है। इसको इस तरीके से हमने क्यों कर लिया है, क्योंकि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड थी। जैसी क्वेश्चन में रिक्वायर, जैसा क्वेश्चन होगा अपन उस हिसाब से अपन सॉल्व करते हैं। अब तुम्हें एक अच्छी बात और बताएं कि देखो यार, पता अपना इलेक्ट्रॉन जो अपना क्या इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जस्ट अर्थ की तरह है, और जो न्यूक्लियस है ना वो जस्ट सन की तरह है। तो अगर तुम अपनी अर्थ के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो तो अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व भी करती है और स्पिन भी करती है। मान लो ये अर्थ इस तरीके से जा रही है, मान लो अर्थ इस तरीके से जा रही है, तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसको बेसिकली एल बोलते हैं। एफ बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ऑर्बिट में मूव कर रही है। अब यार ये इलेक्ट्रॉन है ना अपनी जगह पे स्पिन भी करता है,
क्या करता है, स्पिन करता है। तो इसके पास कौन सा एक मोमेंटम और होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। देखो स्पिन एंगुलर मोमेंटम को बेसिकली हम एस से डिनोट करते हैं, और ए भी एक क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है ना, वो बेसिकली स्पिनिंग मोशन की वजह से होता है। मतलब जब कोई चीज़ स्पिन करती है ना, तो उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट पॉजिस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स स्पिनिंग मोशन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मूवमेंट, या बोल सकते हैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो क्या करते हैं, सस्ती सी सिंपल सी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम आगे समझते हैं। तो मैं कहूँगा ये रही तुम्हारी सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन किस चीज़ की, स्पिनिंग मैग्नेटिक मूवमेंट की रही। मैग्नेटिक मूवमेंट पॉजिस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट स्पिनिंग मोशन, मतलब इलेक्ट्रॉन के स्पिन करने की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है उसको हम बोलते हैं क्या, इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मूवमेंट या स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। देखो कहानी कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लो हाइड्रोजन एटम है, बीच में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है। तो मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो गया ना, बिल्कुल एक कंचे की तरह है। तो मान लो ए किस में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में स्पिन कर रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मतलब ए बेसिकली इस तरीके से देखने को मिलेगा। समझे कि नहीं समझे। जो ए इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा तो इसके पास कौन सा मूवमेंट, इसके पास एक मोमेंटम आएगा जिसका नाम होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। समझे कि नहीं समझे। तो बेसिकली एक एंटी क्लॉकवाइज हम देखेंगे कि एस का डायरेक्शन आ गया अपवर्ड, क्या समझे, एस का आ गया डायरेक्शन अपवर्ड। तो हम क्या देखते हैं कि इसका स्पिनिंग मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, म्यू एस इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम ई एस। एस क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इस नेगेटिव साइन का जस्ट ये मतलब ये है कि जो डायरेक्शन स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम का है उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है किसका, स्पिनिंग मैग्नेटिक मूवमेंट का। तो हम मान के चलते हैं कि अगर स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ये रहा तो क्या बोलते हैं, स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन अपवर्ड है तो स्पिनिंग मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा। तो इसका अपवर्ड मान के चलते हैं तो इसका डाउनवर्ड हो जाएगा। तो आखिरकार हम पूरा एनालाइज करके देखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के पास दो प्रकार के मैग्नेटिक मूवमेंट आ गए। कौन कौन से मैग्नेटिक मूवमेंट आए हैं, दो प्रकार के। एक आया है कौन सा, एक आया है एंगुलर, सिंपल सा, जिसे बोलते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल किसकी वजह से आया, जब वो इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। और एक इसके पास आया है, वो आया एक आया स्पिन। स्पिन किसकी वजह से आ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रहा है। तो आखिरकार इसका टोटल या बोले नेट इसका बोले मैग्नेटिक मूवमेंट, इस मैग्नेटिक मूवमेंट बोले तो म्यू वेक्टर फॉर्म में इस इक्वल टू म्यू एल प्लस म्यू एस, वेक्टर समेशन है। अगर वेक्टर में कोई दिक्कत कोई समस्या आती है तो मैं कहूँगा 11th क्लास वाले वेक्टर की वीडियो देख लें, पर्याप्त है तुम्हारे लिए यार। फालतू को चीज़ पढ़ेंगे, फालतू की चीज़ पढ़ोगे दिन भर कंफ्यूज रहोगे। जितनी ज़रूरत है उतना ही पढ़ना है अपन को। तो ये रहा तुम्हारे पास इन सबको, इसका फॉर्मूला तुम्हें क्या होना आना चाहिए और इसका फॉर्मूला तुम्हारे पास आना चाहिए, और दोनों को लिखो कंबाइन कर दो। तो देखो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है इस म्यू एल का। तो देखो अब मैं अगले जस्ट यहाँ बताऊँ तो म्यू एल का जो हमने अभी जस्ट कुछ देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था ई अपॉन 2me एल। एल बेसिकली क्या था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। समझे कि नहीं समझे। और बेसिकली अब एल हमने म्यू एस का फॉर्मूला क्या पढ़ा, म्यू एस का हमारे पास फॉर्मूला है वो है E अपॉन एस। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ ऐसे वेक्टर लगाओ, ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ये नेगेटिव लगाओ, यहाँ नेगेटिव, यहाँ और ऐसा हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं कि इसकी जगह फॉर्मूला लिखो, हम लिखेंगे माइनस E अपॉन 2me एल। इसकी जगह रखो माइनस E अपॉन me एस। हम क्या कहेंगे कि जो दोनों में कॉमन दिख रहा है उसे कॉमन ले लो। तो कॉमन क्या क्या है, इतना सा और इतना, ये कॉमन ले लो।
और नेगेटिव साइन भी कॉमन है, नेगेटिव ई अपॉन एम ई। एम ई क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अंदर क्या बचा है, एल वेक्टर अपॉन 2। देखो एल बार बार बता रहा हूँ लेंथ नहीं है, एंगुलर मोमेंटम है, याद रखना। और प्लस एस, एस क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो अगर हम 2 भी कॉमन निकालेंगे तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो निकालना चाहो निकाला है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें रखो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ई अपॉन 2me एल प्लस 2s। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तो तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि ओवरऑल नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो ये होगा ए पूरा। एक जो पार्ट है वो एंगुलर, और एक पार्ट है जो ऑर्बिट की वजह से है, मतलब एक ऑर्बिट में अपने रिवॉल्व करने से है, और एक है कि अपने एक्सिस पे स्पिन करने की वजह से है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, एक सस्ता सा सिंपल सा गरीबों वाला क्वेश्चन करते हैं जहाँ से तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। CBSE में आया था 2008 में, काफ़ी मतलब सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर कर देगा, अच्छा कॉन्सेप्ट वाला है। देखो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से, एन इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ हाइड्रोजन एटम इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस। मान लो कि हाइड्रोजन है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट की दूरी रेडियस है, ऑर्बिट ऑफ रेडियस है, रेडियस जो भी बोलो, एटॉमिक रेडियस बात। तो क्या होगा, इसकी दूरी है r इक्वल टू है 0.51 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर विद आ वेलोसिटी ऑफ इतना। देखो मान लो जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से इतनी दूरी पे है, और इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो है 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। सोच लो कितनी स्पीड है बेटा, सोचो ज़रा, समझे कि नहीं समझे। सो अगर हम चेंज करते हैं किस में, तो 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर 1 सेकंड में कवर कर लेता है। इसका मतलब यही तो हुआ 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब पता क्या है कि 2000 किलोमीटर 1 सेकंड में कवर कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, सीधा छोड़ दिया जाए तो। जस्ट इतना समझाने के लिए था, इतने घूम रहा है, इतनी वेलोसिटी। उसमें अब पता लगाना है कि फाइंड करना इक्विवेलेंट करंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इस एक कितना करंट जनरेट करेगा। समझ रहे कि बेसिकली जब एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो ये बेसिकली कितना करंट डेवलप करेगा। तो I इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ रिवॉल्यूशन कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ही तो चार्ज है, अपॉन टाइम मतलब एक टाइम पीरियड। इसको क्या कर दोगे, इसकी वैल्यू रखोगे, देखो रखना स्टार्ट करो। हम क्या करेंगे, टी को चेंज करेंगे। B इक्वल टू क्या होता है, 2πr अपॉन टी, टी इक्वल टू 2πr अपॉन बी, तो ई बी अपॉन 2πr। 1.6 × 10⁻⁻19। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 2 × 10⁻6 और 2 है 3.14। आर की वैल्यू है 0.51 × 10⁻10। सॉल्व करोगे आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा तुम्हें लिख देना है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, लगभग आएगा 10⁻⁴ एम्पियर। मतलब इतना सा करंट छोटा सा चिन्नू सा मुन्नू सा जनरेट होता है, इतना सा हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में से रिवॉल्व कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस सेंटर मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मतलब बी की वैल्यू निकालनी है। जस्ट वेट। तो मैं बेसिकली क्या याद होना चाहिए कि दूसरा पार्ट कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है किसी लूप के जैसे μ0I/2r एस सेंटर पे। तो बेसिकली अगर देखो इसको क्या समझोगे, इसको तुम क्या करो, इसको एक करंट कैरिंग लूप समझ सकते हो।
अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली इनसाइड आएगी कि नहीं आएगी। मतलब करंट इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में तो करंट इस डायरेक्शन में होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, देखो तुम्हें क्या निकालना है कि ये जो लूप है करंट कैरिंग लूप समझ लो, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, कितना हो रहा है 10⁻⁻⁴ एम्पियर। तो ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एट द सेंटर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप जो होता है सेंटर पे, उसकी वैल्यू होती है μ0/2r। तो कुछ नहीं, सादा सिंपल सी बात रखो, μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻⁷। देखो अगर बेसिकली ये सब फॉर्मूले समझ में नहीं आ रहे हैं तो जो है ना कि मैग्नेटिक जहाँ सारे फॉर्मूले कराए गए हैं कि जो 4th चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बात करी गई, ये सब कुछ क्वेश्चन कराएंगे। अगर उन वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा बहुत कुछ। देखो इसकी वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻⁷, आई की वैल्यू 10⁻⁻⁴, 2 आर की वैल्यू कितनी है 0.51 × 10⁻⁻10, आंसर आएगा 1.23 टेस्ला। इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 1.23 टेस्ला। क्या समझे। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन है इस सिस्टम का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। तो हम क्या जानते हैं कि जनरली सस्ता सिंपल सा देखेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है I × A। आई की वैल्यू 10⁻⁻⁴, ए की वैल्यू πr², 10⁻⁻⁴ 3.14, आर की वैल्यू कितनी है 5.1 × 10⁻⁻10 का स्क्वायर। सॉल्व करके जब तुम इसे लाओगे, या फिर देखो दूसरा तरीका भी इस तरीके से याद रख सकते हैं। वही बात यह है कि इसको अगर देखोगे तो EBr/2 ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। बी क्या है, बेसिकली उसकी वेलोसिटी है। और क्या बोलते हैं, आर क्या है, ऑर्बिट का रेडियस है, (2). जैसा भी करना करके लाओगे तो आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा, वो आएगा 8.16 × 10⁻35 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि बेसिक सिंपल सी बातें तुम्हें समझ में आ गई होंगी कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो करंट भी जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, और वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ मज़ा आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत, कहीं भी कोई समस्या आई हो तो कमेंट्स में लिख के बताएं।